सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त वे में आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम लोग कवर अप करने वाले हैं नए पोर्शन को, जो रहने वाला है फिजिकल एजुकेशन का 4th यूनिट या 4th चैप्टर, जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। तो धमाकेदार वे में कवर अप करेंगे, डिटेल ये लेक्चर होने वाला है। सो जो कोई मेरे बारे में नहीं जानता, मेरा नाम जकी है, मैं एक फिजिक्स एजुकेटर हूं, साथ ही साथ आप लोगों को फिजिकल एजुकेशन इस चैनल में कवर अप करवाता हूं। तो अगर आप मेरे साथ स्पेशली फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन कर लेना, जो स्पेशली फिजिक्स का अलग से चैनल है, जकी सौदागर फिजिक्स नाम से। और इस चैनल में मैं आप लोगों को फिजिकल एजुकेशन कवर अप करवाता हूं। तो भाई अभी मैं जो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, उसको डिटेल में कवर अप करवा दूंगा। आप लोग को बस ईमानदारी से क्या करना है, पूरे के पूरे टॉपिक को ईमानदारी से अच्छे से पढ़ लेना है। सारे वीडियोस जो आप लोग को आ रहे हैं सभी के सभी नए वीडियोस हैं। इससे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर नहीं देखे तो उसको देख लेना, आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाके आप लोग अपने सिलेबस को कवर कर लेना। तो आप लोग को ये पूरे चैप्टर को पढ़ना है, उसके बाद बस एक बार बुक को अच्छे से रीड कर लेना। मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं जो उल्टे सीधे सिलेबस पे चल रही है, सिर्फ एक बुक मुझे अच्छी लगी जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, वो है ओसवाल गुरुकुल की टेक्स्ट बुक फिजिकल एजुकेशन के लिए। बहुत तगड़ी बुक है, इसको आप लोग अपने साथी बना लो फिजिकल एजुकेशन की प्रिपरेशन के लिए, सो दैट ये आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। इस बुक के अंदर आप लोग को पूरा का पूरे चैप्टर्स कवर अप करा के दिए गए, और साथ में जो क्लास 11 के अंदर जो प्रैक्टिकल वाला कंटेंट है वो भी इसी बुक के अंदर है। मतलब एक बुक के अंदर दोनों चीज आपकी कवर हो रही है। अगर आप चाहो तो उसको फिजिकल फॉर्म में Amazon के थ्रू ऑर्डर कर सकते हो, या ई बुक के फॉर्म में आप लोग गूगल बुक और Amazon किंडल में आप लोग उसको परचेज करके रीड कर सकते हो। तो जैसे भी आप लोग को लगे इसको आप लोग ऑर्डर कर लो। मैं आप लोग को गारंटी देता हूं, इसको पढ़ने के बाद बस उसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना, आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नए चैप्टर, जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, या फिर नई यूनिट जिसका नाम है यूनिट नंबर 4। क्लियर दोस्तों? जैसे आप लोग चाहो वैसे आप लोग इसको कह सकते हो। अब इसको प्रेजेंट कर रहा हूं मैं आप लोग के लिए, लेकर आया हूं क्लास 11th के लिए फिजिकल एजुकेशन का कंटेंट, वो भी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 2023-2024 के लिए। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इंस्टा में मुझे जरूर फॉलो अप कर ले, सो दैट हमारा दिल से रिश्ता जुड़े रहे हमेशा। टेलीग्राम के चैनल को और ग्रुप को दोनों ज्वाइन कर लेना, सो दैट सारी अपडेट्स आप लोग को वहां मिलते रहती है। और अनअकैडमी में आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे मैं आप लोग को लाइव क्लासेस में पढ़ाता हूं क्लास 11th एंड 12th के लिए फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन। अगर आप चाहते हो तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हो, 20% ऑफ चल रहा है अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शन में बाय यूजिंग माय कोड ZKIZAKI। इस कोड को यूज करके आप लोग स्पेशल डिस्काउंट पा सकते हो और अपनी सीमलेस प्रिपरेशन सभी के सभी टॉप एजुकेटर के साथ कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है क्लास 11 12 के लिए। अगर आप लोग यहां से चूज करना चाहते हो तो स्टार्ट कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को। इसी के साथ साथ अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हो डेडिकेटली मेरे साथ, तो आप मेरे फिजिक्स वाले चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं डेडिकेटली क्लास 11 एंड 12 के लिए बहुत जल्दी कंटेंट लेकर आने वाला हूं, धांसू मजेदार वाला। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाके आप इसको भी सब्सक्राइब कर पाओगे। साथ ही साथ अगर नोट्स डाउनलोड करना है तो मेरी वेबसाइट से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स को डाउनलोड कर पाओगे इस चैप्टर के। तो अब जानते हैं कि हमको पढ़ना क्या है इस चैप्टर के अंदर। तो हम लोग को ना ये पूरा पोर्शन पढ़ना है। अब ये जो नया पोर्शन आप लोग को दिख रहा है, ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर आपने मेरा ही पुराना वीडियो देखे होंगे या किसी और का देखे होंगे तो आपने ऑब्जर्व करे होंगे, एक ये वाला टॉपिक आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। ये पूरा का पूरा अप टू डेट सिलेबस है 2024 के स्टूडेंट्स के लिए, मतलब जो बोर्ड्स एग्जाम देने वाले उन लोग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अभी भी क्लियर करना चाहता हूँ, देखो जो भी चीज़ें आप लोग को लिखी हुई है सिर्फ वही पढ़ना, बेफिजूल की चीज़ें आपको बुक्स के अंदर बहुत सारी मिल जाएगी। तो मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, डिसऑर्डर के टाइप्स के बारे में बात नहीं हुई है सिलेबस में। सिलेबस में सिर्फ डिसेबिलिटी के टाइप्स के बारे में बात हुई है, तो आप लोग सिर्फ डिसऑर्डर के बारे में पढ़ना, और डिसऑर्डर के टाइप्स को मत पढ़ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा पोर्शन है वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, स्पेशली ये जो स्पेसिफिक चैप्टर है इसका नाम क्या है, पहले एक बार देख लेते हैं। इस चैप्टर का नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। अब ये CWSN क्या होता है भाई? तो CWSN का मतलब होता है चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड। इसका मतलब क्या होता है? ऐसे बच्चे जो दिव्यांग है। मतलब क्या, ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है ऐसे बच्चों के ऊपर रहने वाला है जो एक्चुअल में दिव्यांग लोग हैं। दिव्यांग लोग कौन होते हैं? जो डिफरेंशियली एबल्ड होते हैं या फिर डिसेबल्ड पर्सन होते हैं। क्लियर दोस्तों? तो याद रखना, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हम लोग डिसेबिलिटी वर्ड ज्यादातर यूज नहीं करते हैं, उसकी जगह पे हम लोग यूज करते हैं डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन। समझ में आया सब लोग? तो आप लोग भी हो सके तो इसको ज्यादातर यूज करना। बट यार अब हमारे टॉपिक में बार बार डिसेबिलिटी आएगा, इसलिए मैं बार बार डिसेबिलिटी यूज करूंगा। बट हाँ, तो आप लोग कभी भी किसी दिव्यांग लोग से मिलो तो उनको डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन कहना आप लोग, क्योंकि वो एक सही टर्म है जिसके थ्रू आप लोग उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाओगे। क्योंकि डिसेबिलिटी और हैंडीकैप एक ऐसे वर्ड है जो लोगों को डिस्क्रिमिनेट
स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। क्लियर दोस्तों? तो चलिए बात करते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में हर किसी को ये राइट टू पार्टिसिपेशन है कि वो फिजिकल एजुकेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है और पूरी तरीके से अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। अब चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या फिर हो डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन, तो हर किसी के पास आज के पास राइट है कि वो स्पोर्ट्स की फील्ड में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन लोगों की। अब डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन कैसे नॉर्मल लोगों से अलग होते हैं, इसके बारे में पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं और स्पेशली बच्चों को यहाँ पे हम लोग फोकस करते हुए पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग सबसे पहला वर्ड देखने को मिल रहा है जिसका नाम है डिसेबिलिटी। तो आखिर डिसेबिलिटी क्या होती है और डिसऑर्डर क्या होता है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है यही स्पेसिफिक टॉपिक। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं डिसेबिलिटी क्या होती है। अब डिसेबिलिटी के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूं तो स्पेशली ना इसकी कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। दुनिया के हर जगहों पर डिसेबल लोगों को अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है, उनकी डेफिनेशन को बताया जाता है। बट एक मोटे मोटे तौर पर अगर हम लोग समझने की कोशिश करें डिफरेंशियली एबल्ड या डिसेबल लोग कौन है, तो डिसेबल लोग वो लोग होते हैं जिनकी बॉडी के फंक्शनिंग्स में कुछ लिमिटेशंस लग जाते हैं। मान लो मैं भी ये पेन को इधर से उधर कर पा रहा हूं, अगर मैं डिफरेंशियली एबल्ड रहता तो मेरा हाथ मान लो काम नहीं करता, तो क्या मैं इस हाथ से इस पेन को उठा पाता? नहीं उठा पाता। मतलब क्या, मेरी बॉडी के फंक्शंस में लिमिटेशंस लग गए ना। तो ऐसे लोग जिनकी बॉडी के फंक्शंस में लिमिटेशंस लग जाते हैं या उनकी बॉडी के फंक्शंस में रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, उन्हें कहते हैं डिसेबल लोग। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहां तक क्लियर है। तो आप लोग जैसे ऑब्जर्व कर सकते हो, डिसेबिलिटी मींस इनएबिलिटी टू डू वर्क, या इनफैक्ट इट इज द स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल व्हेन ही और शी कैन नॉट वर्क एफिशिएंटली। या मैं कह सकता हूं डिसेबिलिटी इज एन इम्पेयरमेंट दैट मे बी कॉग्निटिव डेवलपमेंटल, इंटेलेक्चुअली, मेंटल, फिजिकल और सम कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। इट इज द पर्सनल लाइफ एक्टिविटी एंड मे बी प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ। तो अब आप में से काफी सारे लोग कहेंगे कि भैया डिसेबिलिटी क्या बाय बर्थ ही होती है? तो देखो, बाय बर्थ भी हो सकता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई हो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में उस बच्चे के अंदर, तो हो सकता है बाय बर्थ उसको साथ प्रॉब्लम हो जाए। भैया क्या ये बाद में भी हो सकता है? हाँ जी, ये बाद में भी आप लोग को देखने को मिल सकता है। कब देखने को मिल सकता है? लाइक कुछ एक्सीडेंट हो गया है ना, या फिर कुछ स्पेसिफिक इंसिडेंट हो गया, वॉर हो गया, ऐसे कुछ स्पेसिफिक कॉजेज हो गए जिसकी वजह से बाद में भी डिसेबिलिटीज आ सकती है। क्लियर दोस्तों? ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हो सकती है। तो अगर आप चाहो तो ये वाली डेफिनेशन कोट करके आना एग्जाम में। तो डिसेबिलिटी इज द फंक्शन limitation or restriction of an individual ability to perform the activities। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को डिसेबिलिटी तो समझ में आया। अब आप लोग कहोगे कि डिसेबिलिटी बहुत सारे टाइप की हो सकती है, लाइक फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी हो सकती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। इसमें एक और टाइम लिखा हुआ है, वो है मेंटल डिसेबिलिटी। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जो मेंटल डिसेबिलिटी है, इसी को जाना जाता है डिसऑर्डर के नाम से। समझ में आया? तो ये काफी बड़ा डिफरेंशिएट कर देता है। तो डिसऑर्डर क्या है? तो डिसऑर्डर एक किस्म का मेंटल लिमिटेशंस लग जाना आपकी बॉडी के फंक्शनिंग में, वो कहलाता है डिसऑर्डर। मतलब क्या, जितने भी लोग आप देखते हो जिनको ब्रेन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो एबनॉर्मल हो, चाहे वो चीजों को भूल जाते हो, चाहे उनके साथ कुछ एग्रेशन वाला बिहेवियर आ चुका है उनके माइंड को मैनिपुलेट होने के बाद, या हो सकता है उनको कोई बाइपोलर डिसऑर्डर हो चुका हो। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं आप लोग को, वैसे तो नहीं कहना चाहिए ऐसा, और मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कभी भी आप लोग एक स्पेसिफिक वर्ड जो पागल वर्ड है उसको यूज मत किया करो। वही स्पेसिफिक वर्ड डिसऑर्डर को कहलाता है। क्लियर दोस्तों? तो डिसऑर्डर जो है एकदम हटकर पूरा का पूरा डिसेबिलिटी का एक पार्ट है, तो इस वजह से इसको एक अलग फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर दोस्तों? तो डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी के अंदर एक मेजर डिफरेंस आप लोग को देखने को मिलता है। देखो सुनो, डिसऑर्डर ही डिसेबिलिटी है, बट मेंटल डिसेबिलिटी का फॉर्म डिसऑर्डर कहलाता है। अब काफी लोग कहेंगे कि भैया ये परमानेंट होता है या वो टेम्परेरी होता है, वो टेम्परेरी है ये परमानेंट। तो मेनली याद रखना, डिसेबिलिटी जो है वो परमानेंट होता है। अगर किसी को डिसेबिलिटी हो जाए तो वो हमेशा के लिए डिसेबल रहेगा, मतलब वो ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन जो डिसऑर्डर है इसमें क्या होता है ना, ये परमानेंट टाइम के लिए होता है। अगर आप में से किसी के यहाँ पे किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर होगा तो आप देखते होंगे कि एक मैनिक फेस आता है या डिप्रेशन वाला फेस आ जाता है। कुछ टाइम तक के वो लोग डिप्रेस रहते हैं, फिर वो ठीक हो जाते हैं। कुछ टाइम तक के वो लोग मैनिक फेस में रहते हैं, मतलब एग्रेसिव वाले फेस में रहते हैं, फिर नॉर्मल हो जाता है। तो ये चीजें ना ठीक होते रहती है, फिर आते रहती है। तो ऐसे टाइप का प्रॉब्लम आप लोग को देखने को मिलता है। तो याद रखना, डिसेबिलिटी आप लोग को परमानेंट देखने को मिलेगी, डिसऑर्डर जो है वो आप लोग को टेम्परेरी फेस में देखने को मिलने वाला है। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक ये सभी चीजें क्लियर है। अब काफी सारे लोग कहेंगे कि ये डिसऑर्डर कैसे हो जाता है। तो डिसऑर्डर कई बार क्या होता है ना कि कुछ जेनेटिकल फैक्टर्स की वजह से आप लोग को देखने को मिलता है, या फिर अगर कोई बेबी उसकी मम्मी के पेट में और मम्मी का पैर वैर फिसल गया और मतलब पेट के बल गिर गई उसकी मम्मी, तो कुछ ऐसा बचपन में ही प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से उसको डिसऑर्डर भी हो सकता है। या हो सकता है कि यार किसी को आगे जाके कोई डिप्रेशन या फिर कुछ ऐसा साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ गया हो, उसकी जिंदगी में चेंजेस आ गए जिस वजह से उसको डिसऑर्डर हो गया। तो डिसऑर्डर के भी अलग अलग केसेस हो सकते हैं।
समझ में आया? अब आप लोग को मैं अभी भी समझाना चाहता हूं, हम लोग जो डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं ये बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टाइप्स होते हैं डिसऑर्डर के, वो होते हैं ADHD, जिसका मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। दूसरा होता है SPD, ये पावर रेंजर नहीं है, तो ये होता है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। फिर होता है ASD, जिसको कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। फिर होता है ODD, जिसको हम लोग कहते हैं अपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर। फिर होता है OCD, जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब आप कहोगे भैया क्या इसको पढ़ना है? नहीं पढ़ना है, सिर्फ जान लो कि ये टाइप्स होते हैं। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि हमारे स्पेसिफिक सिलेबस के अंदर ये मेंशन नहीं है कि इसको हमें पढ़ना है। क्या पढ़ने के लिए लिखा हुआ है? टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में। तो आइए टाइप ऑफ डिसेबिलिटी को समझते हैं। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक क्लियर हो चुका है। तो डिसेबिलिटी के बारे में मैंने अभी आप लोग को थोड़ी देर पहले समझाया था और डिसऑर्डर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या होता है। तो 3 टाइप की आपकी डिसेबिलिटी होती है। पहली होती है कॉग्निटिव, दूसरी होती है इंटेलेक्चुअल, तीसरी होती है फिजिकल। आपके सिलेबस में यार 2 ही टाइप आप लोग को गिवन है, जैसे आप लोग ऑब्जर्व करोगे। तो यहाँ पे देखो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और फिजिकल डिसेबिलिटी। अब ये जो स्पेसिफिक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है इसको हम लोग सोशल डिसेबिलिटी भी कहते हैं। मतलब क्या कि सोसाइटी के अंदर अगर मैंने कहा कि यार आप डिसीजन लीजिए कि ये जो शुक्ला जी कर रहे हैं अपने घर के बाहर कचरा फेंक रहे, क्या ये सही है? और सामने वाला का दिमाग खराब कि यार मैं क्या बोलूँ, मैं बोलूँगा तो कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, जो मुझसे पूछा जा रहा है वो सही है कि नहीं है। तो ऐसे टाइप का जो प्रॉब्लम आप लोग को निकल के आता है, मतलब क्या सोशली आप लोग सही तरीके से अपना डिसीजन नहीं ले पाते हो। मैं कह सकता हूँ कि अगर आप लोग को मैंने किसी लर्निंग या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली चीज़ें दिया तो आप वो कर नहीं पाओगे। तो ऐसे टाइप की प्रॉब्लम्स या ऐसे टाइप का लिमिटेशंस आप लोग की बॉडी के इंटेलेक्चुअल फंक्शंस में देखने को मिलता है, वो कहलाता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसको हम लोग सोशल डिसेबिलिटी भी कहते हैं। अब भाई आप बोलोगे कि भैया ये छोटे बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। हाँ जी बिल्कुल देखने को मिलता है। आप देखते होंगे ना छोटे बच्चों को आप मिलाते होंगे, अरे मिलिए मामा जी हैं बेटा हाय करो, वो बच्चा रोने लग गया है ना, वो घुल मिल नहीं पाता। बहुत कम ही ऐसे बच्चे रहते हैं जो हर किसी के साथ घुल मिल पाते हैं। तो जो छोटे बच्चे रहते हैं उनके अंदर मेनली ये देखने को मिलता है, लेकिन ये धीरे धीरे करके ठीक भी हो जाता है लगभग 18 की उम्र के बाद। अब नेक्स्ट होता है फिजिकल डिसेबिलिटी। बेसिक सी बात है यार कि अगर आप लोग चल रहे हो कर रहे हो, आप लोग तो नहीं यार, मान लो कोई इंडिविजुअल पर्सन है, वो कुछ कर रहा धर रहा है या बाइक चला रहा है ना, स्टंट मारने की कोशिश कर रहा है और गलती से गिर गया, उसके पैर में चोट लग गई, डॉक्टर ने कहा कि भाई पैर काटना पड़ेगा। तो अब हुआ क्या, स्पेसिफिकली उसका लिम्ब जो था उसको कट करना पड़ा। अब हुआ क्या कि भाई वो जो चल कर पा रहा था, बाइक चला पा रहा था या पैर के थ्रू जो भी काम कर रहा था, उसमें बॉडी के अंदर रिस्ट्रिक्शंस लग गए ना। हाँ जी, तो डिसेबिलिटी के अंदर याद रखना, डिसेबिलिटी सिर्फ फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं होता है, इसके अलावा कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल भी होता है। और फिजिकल का मतलब क्या होता है, जब बॉडी के फिजिकल फंक्शनिंग में रिस्ट्रिक्शंस लग जाना, वो कहलाता है फिजिकल डिसेबिलिटी। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक ये चीजें क्लियर है। तो जितने भी टाइप के आप लोग को मोबिलिटी रिलेटेड फंक्शंस देखने को मिलते हैं, उसमें अगर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा तो वो फिजिकल डिसेबिलिटी होगा। इसी के साथ साथ अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई सेंसर्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, सेंसर इंपेयरमेंट हो जाए, तो भी वो आप लोग का यही कहलाता है। इसी के साथ साथ कुछ विजुअल रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है तो भी आप लोग को यही, और या फिर अगर आप लोग को कुछ सुनाई नहीं कम देने लग गया या कई लोग को सुनाई देना ही बंद कर देता है, तो वो भी फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर ही आप लोग को देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक की चीजें क्लियर हो चुकी है। हाँ जी, तो फिजिकल डिसेबिलिटी मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया हो। तो ये सभी आप लोग को देखने को मिलते हैं और ये टाइप्स होते हैं। अब कैसे ये डिसेबिलिटीज हो जाती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो डिसेबिलिटी होने के अलग अलग कॉजेज हो सकता है कोई जेनेटिकल कॉज हो, है ना, बचपन में ही हो सकता है कोई जीनोम स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ गए जिस वजह से डिसेबिलिटी आप लोग को देखने को मिल गई, या फिर गरीबी की वजह से भी हो सकता है। गरीब लोगों के पास इतने स्पेसिफिक पैसे नहीं रहते, भाई चोट वोट लग जाती है तो वो लोग ऐसी लोकल इलाज करा लेते हैं, उसको सही तरीके से क्योर नहीं करते। हो सकता है वो आगे जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, मान लो टीटनेस का इंजेक्शन नहीं लगाया, आगे जाके उसमें एक किस्म से स्पेसिफिक इन्फेक्शन कर दिया और आगे जाके कुछ पार्ट वार्ट काटना पड़ जाए, तो ऐसे में भी कॉज हो गया ना, इसलिए पॉवर्टी को भी ये कॉज दिया गया। इसी के साथ साथ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी एक सबसे बड़ा इसका कॉज हो सकता है। डिप्रेशन आज के टाइम पे ज्यादातर देखने को मिल रहा है इस सोसाइटी के अंदर, वो एक मेजर कॉज आप लोग को दिखता है। इसी के साथ साथ एक्सीडेंट वगैरह हो गया जिसकी वजह से आप लोग को डिसेबिलिटी हो सकती है, और माल न्यूट्रिशन की वजह से भी आप लोग को हो सकता है, क्योंकि खान पान में अगर स्पेसिफिकली न्यूट्रिएंट की कमी रहेगी, चाहे मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट की, तो हो सकता है आप लोग का प्रॉपर डेवलपमेंट बॉडी का ना हो पाए। क्लियर दोस्तों, तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, इसके बारे में याद रखना। इन सब की वजह से आप लोग को डिसेबिलिटी देखने को मिल सकता है। अगला टॉपिक है आप लोग का डिसेबिलिटी एटिकेट्स। एटिकेट्स का मतलब क्या होता है, आपको बचपन में सिखाया जाता होगा खाना खाने से पहले हाथ धोकर खाना खाओ, है ना, खाना खाने के बाद फिर हाथ धो,
घर में अगर आप एंटर करते हो तो शूज वगैरह बाहर उतारो, इस तरीके की कुछ चीजें आप लोग को बचपन में सिखाई गई होगी। तो एटिकेट्स क्या होती है, एक किस्म से गाइडलाइंस होती है कि आप लोग को कुछ अच्छे अच्छे काम करना है, ये स्पेसिफिक। ऐसे ही डिसेबिलिटी एटिकेट्स क्या होता है, डिसेबिलिटी एटिकेट्स का मतलब कि जब भी आप लोग किसी भी डिसेबल पर्सन से मिलो तो किस तरीके की गाइडलाइंस आप लोग के लिए होनी चाहिए जिससे कि आप लोग उनको ऐसे ट्रीट कर सको जैसे कि वो एक नॉर्मल इंसान है। क्लियर दोस्त? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब भी आप लोग किसी भी डिसेबल पर्सन से मिलोगे तो आप लोगों ने उसको एकदम, समझ रहे हो ना मेरी बात, उस निगाहों से देखोगे कि यार बेचारे के साथ क्या हो गया। अब लेकिन आप तो अच्छे के लिए सोच रहे हो, बट जो डिसेबल पर्सन है उसको ऐसा लगेगा कि यार सभी के सभी लोग मुझे एक अलग निगाहों से देख रहे हैं, हो सकता है सब लोग मुझे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है मैं डिसेबल हो चुका हूं। समझ में आया कि नहीं? तो हम लोग जब भी डिसेबल पर्सन से मिले तो कुछ ऐसे मिले कि उनको ऐसा लगे कि यार हम लोग उनके साथ एक नॉर्मल पर्सन के जैसे बिहेव कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे डिसेबिलिटी एटिकेट्स के बारे में, जब भी आप लोग को उनसे मिलना है तो क्या क्या आप लोग को गाइडलाइंस रखना है। सबसे पहले चीज, तो जब भी आप उनसे मिलोगे तो हैंडशेक जरूर करें। वो बहुत अच्छा ग्रीट का एक मेथड आप लोग को देखने को मिलता है। हो सकता है अगर किसी के लिम्स वगैरह कटे हुए तो आप लोगों को कुछ अलग वे में ग्रीट करने। इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को समझाया कि यार कभी भी आप लोग उनको डिसेबल पर्सन ना कहे, डिफरेंशियली एबल पर्सन के थ्रू कहने की कोशिश करें। इसी के साथ साथ जब भी आप डिसेबल पर्सन से मिलो तो हमेशा असिस्टेंस प्रोवाइड करने की कोशिश मत करो। अब कोई व्हील चेयर में तो बेफिजूल आप आकर व्हील चेयर उनको घुमाने लग गए। भाई अगर उनको लगता है कि वो खुद से कर लेंगे तो उनको करने दो। अगर वो ऑफर कर रहे हैं आप लोगों को कि भाई प्लीज यार थोड़ी मेरी हेल्प कर दो, तभी करें। क्लियर दोस्त? फिर ऐसे में उनको ये लगेगा कि यार मैं तो यार हर किसी के ऊपर मतलब एक किस्म से निर्भर सा हो चुका हूं। इसी के अलावा जब भी आप लोग किसी भी एडल्ट डिसेबल पर्सन से मिलो तो आप उसको एडल्ट की तरह ही ट्रीट करो। क्लियर है? बच्चे की तरह ट्रीट मत करो। क्लियर दोस्त? इसके अलावा जब भी आप लोग किसी भी पर्सन से मिलो तो हमेशा एड्रेस करो कि आप कौन हो, कहां से आए हो। मान लो कोई डिसेबल पर्सन ऐसा है जो ब्लाइंड है, क्लियर दोस्तों, आप उनको याद दिलाने की कोशिश करो, मैं आप लोग से लास्ट टाइम मिला था, यहाँ मिला था, उनको याद कराने की कोशिश करने की कोशिश करो। और जब भी डिसेबल पर्सन ऐसे जो कि ब्लाइंड पर्सन है आप उनसे बात करके जाना चाह रहे हो तो उनकी परमिशन लेकर जाओ कि चलिए भाई मैं जा रहा हूँ। सोचा आप चले गए और वो बात कर रहे तो अच्छा नहीं लगेगा ना ऐसे में। इसी के साथ साथ कोई हो सकता है कि ऐसा पर्सन हो जिसको सुनाई नहीं देता हो तो आप हैंडशेक करने की कोशिश करो। मान लो आपको नहीं आते साइन लैंग्वेज, बट हाँ कोशिश करो आप साइन लैंग्वेज के थ्रू उनसे बात करने की। और जब भी आप लोग किसी भी व्हील चेयर पर्सन से मिलने की कोशिश करते हो तो एकदम ऐसा नहीं कि आप झुककर एकदम उनके ऊपर ही व्हील चेयर पे ही चढ़ जाए, गलत बात है भाई। आप नॉर्मली बात करने की कोशिश करो। इसी के साथ साथ आप लोग को कभी भी उनके पास्ट के बारे में नहीं पूछना है कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो उस चीजों से बाहर निकले यार। सोचो यार उनकी जिंदगी में कितना ज्यादा ट्रॉमा बन गया होगा। हो सकता है किसी के एडल्ट की जिंदगी में अगर उसके पैर चले गए उसकी जिंदगी से तो उसके आने वाली जिंदगी में उसको हमेशा से यही लगेगा कि अब तो मैं पूरी तरीके से खत्म हो चुका हूँ। मान लो उसके घर वालों ने उसको धीरे धीरे करके इन चीजों से बाहर निकाले और आप लिए दिए उनके पास्ट के बारे में पूछोगे तो गलत मतलब वो जाएगा एक किस्म से। तो आप लोग को कोशिश करना है कि उनके पास्ट के बारे में नहीं पूछना है। तो ये सभी कुछ आप लोग को एटिकेट्स होते हैं। इसके अलावा और भी ढेर सारे एटिकेट्स हो सकते हैं। तो आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोग को क्या लगता है कि और किस एटिकेट्स को हम लोग को फॉलो अप करना चाहिए जिससे कि डिसेबल लोग को ये लगे कि हम उन लोगों को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। तो कौन से ऐसे एटिकेट्स और होने चाहिए मुझे कॉमेंट बॉक्स में आंसर करके जल्दी बताएं, मैं सभी का आंसर जरूर देखूंगा। अगला टॉपिक होता है हमारा एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। देखो बेसिक फिजिकल एजुकेशन पढ़ लिए। फिजिकल एजुकेशन क्या है? ऐसे टाइप का प्रोग्राम जिसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अगर पार्टिसिपेट करता है तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, चाहे उसका मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, सभी टाइप का डेवलपमेंट आप लोग को देखने को मिलता है। अब आप कहोगे कि अच्छा भैया जो फिजिकल एजुकेशन अभी पढ़े थे वो स्पेसिफिकली नॉर्मल लोग के लिए था। अब ऐसे लोग जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए फिजिकल एजुकेशन किस तरीके से इवॉल्व हो सकता है? तो उनके लिए फिजिकल एजुकेशन लेकर आया गया है एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के फॉर्म में। तो एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन एक ऐसे टाइप का स्पेशली डिजाइन टाइप का प्रोग्राम है जिसमें कि अगर कोई डिसेबल पर्सन या डिफरेंशियली एबल पर्सन पार्टिसिपेट करेगा तो उसका भी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, लेकिन इसको स्पेशली डिजाइन किया गया है डिसेबल लोगों के लिए। तो मेरे ख्याल से क्लियर है, तो एक बार रीड कर लेते हैं। एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज द आर्ट एंड द साइंस ऑफ डेवलपिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग अ केयरफुली डिजाइन फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम फॉर लर्निंग विद द डिसेबिलिटीज। समझ में आया? तो इसके अंदर जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं वो स्पेसिफिकली हम लोग उन लोग के लिए पढ़ेंगे जिनको डिसेबिलिटी है भाई। तो आइए जानते हैं भाई इसका एम क्या होता है। बेसिकली इसका एम ये होता है कि जो भी ऐसे बच्चे हैं या जो भी ऐसे पर्सन है जो दिव्यांग हो चुके हैं उनको हम लोग को फिजिकली फिट बनाना है, मेंटली स्ट्रांग बनाना है, उनकी मोबिलिटी स्किल को हम लोग को बेटर करना है, साथ ही साथ उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करने की कोशिश करना है, चाहे मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या सोशल ग्रोथ करवाने की भी कोशिश की जाती है। और साथ ही साथ अगर उनका कुछ स्पेसिफिक एम है, हो सकता है कि वो अपना फ्यूचर देख रहे हैं स्पोर्ट्स में, तो हमारा ये भी एम है कि हम लोग को उन लोग के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म
प्रोवाइड करना कि आगे जाके वो अपना कंट्री का नाम रोशन कर सके डिसेबल होने के बावजूद। कैसे कर सकते हैं भैया? पैरा ओलंपिक हो गया, डेफ ओलंपिक हो गया, स्पेशल ओलंपिक हो गया, इसमें डिसेबल पर्सन लोग पार्टिसिपेट करते हैं वह इंटरनेशनल लेवल पे, तो इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हो भाई। तो एक बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी उन लोगों के लिए भी इसके थ्रू। अब क्या ऑब्जेक्टिव होता है भाई एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का? इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप मोटर स्किल डेवलप करवा सको उनके अंदर। मतलब क्या मोटर स्किल का मतलब हो सकता है सो दैट उनका जो बॉडी का मूवमेंट है वो सही तरीके से हो सके और उनके जो बाकी के बॉडी पार्ट्स है वो सही तरीके से फंक्शनिंग कर सके। इसके अलावा होता है कि आप लोग उनकी फिजिकल फिटनेस दिला सकते हो, क्योंकि मान लो कोई व्हील चेयर पे पर्सन है और रात दिन व्हील चेयर में रहेगा तो हो सकता है कि मोटा होने लग जाए, फैटी बॉडी होने लग जाए, जिसकी वजह से आगे जाके डिसीजेज आ सकती है ना। तो अगर फिजिकली फिट बनाएंगे तो बाकी डिसीजों से वो लोग बच सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम लोग? फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे उनको ज्वाइन करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे ये इंश्योर करते हैं कि जो भी डिसेबल बच्चे हैं उन लोग को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करा सके। इस प्रोग्राम में वो पार्टिसिपेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल होंगे, लोगों से मिलेंगे घुलेंगे, तो वो लोग अपने पास्ट को भूलेंगे और आगे आने वाले फ्यूचर को वो देख सकेंगे, साथ ही साथ एक एंजॉयफुल लाइफ को जी सकेंगे। इसी के साथ साथ मान लो कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिसके अंदर एक्चुअल में स्पोर्ट्समैन वाली क्वालिटीज है, तो उसको हम लोग डेवलप करवा सकते हैं। मान लो कोई एक ऐसा पर्सन था क्रिकेट खेलता था लेकिन दिव्यांग हो गया, तो बाद में हो सकता है ना भाई, ऐसा थोड़ी ना कि फ्यूचर खत्म हो गया उसका क्रिकेट में, वो चाहे तो डिसेबल वाला क्रिकेट ज्वाइन कर सकता है। बेशक वो इंटरनेशनल लेवल में भी होता है। आपको मालूम होगा शायद तक कि हाल ही में इंडिया लेवल पे ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने, हमारी इंडिया की टीम ने वर्ल्ड कप जीत के लाई थी, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, प्राइड की बात है। इसी के साथ साथ सोशल एडजस्टमेंट भी उनका हो पाएगा, क्योंकि जितने भी डिसेबल लोग रहते हैं वो ज़्यादातर लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म सी हो चुकी है, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। जो भी देखेगा तो वो एक, समझ रहे हो ना, वो एक अलग ही भावना से देखने की कोशिश करेगा, और अगर जो भी मिलेगा करेगा तो हो सकता है मेरे पास्ट के बारे में पूछ ले, तो सोशली उनको एडजस्ट करा सके। इस वजह से ये स्पेसिफिक फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम को लेकर आया गया। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बहुत ही बेसिक सा टॉपिक था, ज़्यादा टेंशन ना लो। अब जानते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे प्रोफेशंस आप लोग को देखने को मिलेंगे जो स्पेसिफिकली CWSN के लोगों के लिए फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में देखने को मिल सकते हैं। क्लियर दोस्तों? तो मैं इसको कह सकता हूँ करियर अपॉर्चुनिटी भी है। क्लियर दोस्त? आप लोग दिव्यांग लोगों के लिए कुछ अलग अलग टाइप के प्रोफेशंस कर सकते हो। ठीक है जी। तो सबसे पहला होता है काउंसलर। काउंसलर के बारे में मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे, हाँ या ना? मान लो कि आप लोग कुछ ज़िंदगी से जूझ रहे हो तो काउंसलर आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। ऐसे ही जो दिव्यांग लोग या डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन लोग रहते हैं उन लोग के लिए भी काउंसलर ना एक किस्म से सपोर्टिव पर्सन की तरह यहाँ पे बिहेव करते हैं। उनकी जो भी परेशानी उनकी ज़िंदगी में चल रही है, हर टाइप की ज़िंदगी से रिलेटेड या किसी भी टाइप की रिलेटेड, काउंसलर उनकी एक बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि एक ट्रस्टेड प्रोफेशन होता है जिसके थ्रू उनकी हर प्रॉब्लम को सुना जाएगा और उसको सॉल्व भी किया जाएगा। तो ये काम कौन करता है? काउंसलर करता है। तो स्पेसिफिकली जो काउंसलर होते हैं ऐसे बच्चे जो डिफरेंशियली एबल्ड है, उन लोग की ज़रूरतों को समझते हैं, उन लोग की जो प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हो सकता है उनके कुछ एकेडमिक गोल्स में उन लोग को दिक्कत आ रही है तो उसको वो सही करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सोशल बनाने की कोशिश करेंगे, और साथ में जो भी पर्सनल या फिर करियर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ये एक किस्म से गाइड करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो सक्सेसफुल आगे बढ़ सके जिंदगी में। तो याद रखना काउंसलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो उनकी जिंदगी में जो भी इमोशंस चल रहे हैं, सेंटिमेंट चल रहे हैं, उसको वो समझते हैं और उससे वो डील कराने की उनको कोशिश करते हैं और उस चीज से वो बाहर निकालने की भी कोशिश करते हैं। मान लो कि कोई डिसेबल पर्सन के अंदर ट्रॉमा आ चुका है, वो उससे परेशान है कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, और उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो काउंसलर कहीं ना कहीं उन चीजों में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अब आप जानते होंगे थेरेपिस्ट क्या होते हैं? सिंपली हमारे मम्मी पापा हो सकता है किसी थेरेपिस्ट के पास जाते होंगे, मान लो उनका शोल्डर अच्छे से काम नहीं कर रहा है या फिर कोई भी बॉडी का मोटर स्किल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसका मूवमेंट नहीं हो पा रहा, तो उसको सही करने का काम करते थेरेपिस्ट। तो थेरेपिस्ट का काम क्या होता है? मान लो देखो, पहली चीज तो ये सामने वाला डिसेबल है। अब ये जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है एक्चुअल में ये ना उन बच्चों की हेल्प करते हैं जो डिसेबल पर्सन है, और साथ ही साथ उनकी बॉडी के अंदर फाइन मोटर डेवलपमेंट और ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट करवाते हैं। फाइन मोटर डेवलपमेंट मतलब जो छोटी छोटी मसल्स बॉडी के अंदर होती है, लाइक हैंड में जितनी भी मसल्स है ना वो छोटी छोटी मसल्स है, तो इसका डेवलपमेंट करवाना। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट मतलब जो बॉडी के अंदर बड़ी बड़ी मसल्स होती है, लाइक थाइज में हो गई, चेस्ट में हो गई, आपके बैक में हो गई, इसका डेवलपमेंट कराने का काम ये करते हैं। अब मान लो कोई एक ऐसा डिसेबल पर्सन है, ऐसा बच्चा है जो एक्सीडेंट में गिर गया, उसका हाथ सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो खाना नहीं खा पा रहा है, उसका हाथ थोड़ा बहुत मान लो काम कर रहा है वो, लेकिन खाना नहीं खा पा रहा है, लेकिन जो
ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होंगे, धीरे धीरे करके कोशिश करवाएंगे, उनको ऐसी स्किल डेवलप करवाएंगे जिसके थ्रू वो लोग खाना खाना वापस से सीख सके, इसके थ्रू उनका मोटर स्किल डेवलप हो सके। मोटर डेवलपमेंट मतलब कि बॉडी का मूवमेंट हो सके। क्लियर दोस्त? तो बेसिकली इनका मेन एम तो यही होता है कि मैक्सिमाइज करना चिल्ड्रन का पोटेंशियल सो दैट वो हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सके डिसेबल होने के बावजूद। अगर उसके बॉडी का फंक्शनिंग होना चालू हो जाएगा थोड़ा बहुत, तो कहीं ना कहीं वो फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो उसके लिए जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है। तो ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इसको सही कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोफेशन देखने को मिलता है। अगला होता है आप लोग का फिजियोथेरेपिस्ट। अभी फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में भी शायद आप लोगों ने सुने होंगे। तो इसका मेन रोल क्या होता है? टू मैनेज द चिल्ड्रन विद द मूवमेंट डिसऑर्डर। तो बेसिकली ये टीच करते हैं कि कैसे यार बैलेंस बना के अपनी बॉडी का रखना है, मूवमेंट में आप लोग को फॉलोअप करना है। कोई डिसेबल पर्सन है, खड़ा भी नहीं हो पा रहा सही तरीके से, गिर जा रहा है ना, चल नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, ऐसे टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स हो रही, तो उसको ठीक करने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। तो डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेस ये करवाते हैं सो दैट अगर बॉडी के अंदर कोई भी डिफॉर्मिटीज आ गई है, पोस्चर की भी अंदर भी डिफॉर्मिटीज आ गई है, तो ये उसको ठीक करने की कोशिश करवाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक किस्म का प्रोफेशन है जो एक्चुअल में बॉडी के मूवमेंट और फंक्शंस पे काफी ज्यादा रिसर्च करता है, जिसके थ्रू स्पेसिफिकली बॉडी का बैलेंस डेवलप हो सके या बॉडी के अंदर जिस भी टाइप की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है फिजिकल मोबिलिटी के अंदर, पोस्चर के अंदर, उसको ये सही कर सके। तो याद रखना इनके पास ढेर सारी टेक्निक्स होती है जिसके थ्रू ये सब ठीक किया जा सकता है, लाइक मसाज करवा के, एक्सरसाइज करके, या इलेक्ट्रोथेरेपी के थ्रू, या फिर हाइड्रोथेरेपी के थ्रू। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक की चीजें क्लियर है। अगली बात करते हैं। अगला होता है फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर क्या होता है? फिजिकल एजुकेशन टीचर एक ऐसे टाइप के टीचर होते हैं जो आप लोग को स्कूल लेवल पे आप लोग को देखने को मिलेंगे। इनका स्पेशली काम क्या होता है कि सभी बच्चों को फिजिकल एजुकेशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा सिखाना और पार्टिसिपेट करवाना स्पोर्ट्स एक्टिविटी में। और जो भी स्पेशली अगर कोई स्कूल के अंदर दिव्यांग बच्चा है उसके लिए भी स्पेशली ख्याल रख सके। हर बच्चों के लिए, आप देखो बाकी बच्चों के लिए जो भी एक्टिविटीज हो रही, क्या वो इस स्पेसिफिक बच्चे के लिए हो सकती? नहीं हो सकती है ना यार भाई। उसके अंदर तो बॉडी के अंदर कोई लिमिटेशंस लग गए। मान लो वो व्हील चेयर वाला पर्सन है, क्या वो फुटबॉल साथ में खेल पाएगा? नहीं। तो वो उसके लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म कराएगा सो दैट उसका भी बॉडी का डेवलपमेंट हो सके और वो भी चीजों को एक्चुअली एंजॉय कर सके। तो याद रखना इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। अब मान लो किसी के अंदर यार स्पीच रिलेटेड, लैंग्वेज रिलेटेड, बोलने में अगर कोई दिक्कत आ रही है, हकला रहे हैं या फिर बोल नहीं पा रहे हैं, या कुछ ऐसा डिसऑर्डर हो गया जिस वजह से ना वो लकवा वगैरह लग जाता है, आपको पता होगा। तो उस टाइम पे ना यार जब वापस से रिवाइव होते हैं ना, मान लो, तो फिर ठीक नहीं हो पाते, बोल नहीं पाते सही तरीके से। तो उन सबको ठीक करने का काम, ट्रीट करने का काम, स्पेशली स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर वाले रिलेटेड को ठीक करने का काम स्पीच थेरेपिस्ट का होता है। तो जितने भी बच्चों को साउंड प्रोड्यूस करने में दिक्कत आती है, ये पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करते हैं। अब इनके पास ना अलग अलग तरीके होते हैं इसको ठीक करने के। या तो हो सकता है वो बुक रीड करने को, कहने को बोलेंगे उनको, या हो सकता है कुछ गेम्स वगैरह ऐसे खिलाए जो कम्युनिकेशन रिलेटेड हो, जिसके वजह से यार उनके अंदर ना लैंग्वेज की स्किल का डेवलपमेंट हो पाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग को पर्सन देखने को मिलेंगे। कई छोटे बच्चों के अंदर भी ये प्रॉब्लम्स आप लोग को बाय बर्थ देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो ये चीजें ठीक हो सकती है स्पीच थेरेपिस्ट के थ्रू। तो आई होप तुम लोग को यहाँ तक के सारा चीज क्लियर हुआ। इसके बाद होता है स्पेशल एजुकेटर। देखो स्पेशल एजुकेटर का मतलब क्या? एक ऐसे टाइप का स्पेशल पर्सन जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके ओवरऑल डेवलपमेंट को कराने का काम आएगा। मतलब एक किस्म समझ लो पर्सनल आपने अपने घर पे रख लिए कि यार हमारे घर पे इनको प्रॉब्लम है, तो एक स्पेशल एजुकेटर बुला ली जो उसका पूरा ख्याल रखेंगे। ये उनको हर टाइप की चीजों को टीच करने की कोशिश करेंगे, मोटर डेवलपमेंट करवाने की कोशिश करेंगे, खेल कूद कराने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ उनकी जिंदगी को जॉयफुल बनाने की कोशिश करने का काम ये लोग करते हैं। क्लियर दोस्तों? तो ये स्पेसिफिक टाइप के टीचर होते हैं, क्लियर दोस्त, जो आपने पर्सनली बुला कर रखे और कुछ भी नहीं। या मैं मान सकता हूँ कि स्कूल में, मान लो स्कूल जो पूरा का पूरा दिव्यांग बच्चों के लिए, तो आपने क्या सोचे कि यार एक काम करते, बड़े शहर से कोई एक ऐसे पर्सन को बुलाते जो बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो ऐसे बच्चों को ट्रीट करने के लिए, ऐसे बच्चों के डेवलपमेंट करवाने के लिए। तो कई स्कूल्स के टीचर्स जो रहते हैं वो रिक्रूट करते हैं स्पेशल एजुकेटर को जिनके पास काफ़ी ज़्यादा हद तक के नॉलेज होता है CWSN के लोगों के लिए। क्लियर दोस्तों? आप अपने घर पे स्पेशली भी इनको रिक्रूट कर सकते हो अगर आपके घर में किसी को प्रॉब्लम है ऐसा, या स्कूल लेवल पे भी इनको रिक्रूट किया जाता है। क्लियर दोस्तों? तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो चुकी है। आई होप आज के वीडियो को एंजॉय ज़रूर करे होंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो साथ साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर कर दो कि भैया सारा कंटेंट न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कवरअप करा रहे हैं। और साथ ही साथ बहुत जल्दी मैं सिलेबस भी कंप्लीट करा दूंगा। साथ में अगर आप मेरे साथ फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो मेरे नए चैनल ज़की सौदागर फिजिक्स को ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ आप अगर मेरे साथ लाइव क्लासेस में आना चाहते हो तो आप लोग अकेडमी में मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। और अगर आप मेरे साथ हमेशा ज्वाइन रहना चाहते हो तो इंस्टा में मुझे ज़रूर फॉलोअप कर लेना, और साथ में भाई चैनल और ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लेना, सो दैट हमेशा सारी अपडेट्स आप लोग को बेझिझक मिलते रहे। तो चलिए एंड करते हैं आज के इस वीडियो को। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। नया वीडियो लेकर बहुत जल्दी आने वाला हूँ। जब तक के लिए गुड बाय।